14वीं सदी थी। 1340 के दशक में मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में कुछ लोगों को सजा सुनाई जा रही थी। एक बेहद मामूली से चोरी के अपराध में बादशाह ने अपराधी को गरम लोहे से जलाने की सजा सुना दी। फिर एक और कैदी को सजा देने के नाम पर उसके हाथ पैर कटवा दिए। इसी दरबार में यात्रा करते हुए मोरक्को से आया एक शख्स भी था जिसे सुल्तान ने काजी बनाया था। सुल्तान द्वारा इस तरह की कठोर सजा को देखकर उस शख्स के होश उड़ गए। उसने लिखा, दिल्ली जैसे शहर की भव्यता अद्भुत थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक की क्रूरता और उसकी अनिश्चित प्रवृत्ति ने मुझे हैरान और भयभीत कर दिया। मैं वहां जितने दिन रहा, हर समय मौत का डर महसूस होता था। यह डरा हुआ शख्स था दुनिया का सबसे बड़ा घुमक्कड़ इब्न बतूता। इसने आज से करीब 700 साल पहले पूरी दुनिया घूमी थी और अपने 1,20,000 किलोमीटर की इस यात्रा में उसने भारत में बहुत सारा टाइम बिताया था। वो जब भारत पहुंचा तो यहाँ पर तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का राज था और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की सनक की वजह से ही इब्न बतूता को भारत छोड़कर भागना पड़ गया था। इस कहानी को भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इब्न बतूता की बेहद इंटरेस्टिंग और स्ट्रगल भरी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इब्न बतूता ने क्या क्या देखा। स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप स्विगी क्रेडिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर स्विगी से ऑर्डर करने पर आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और अगर कोई और ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हैं तो उसके साथ आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। 24 फरवरी 1304 के दिन अफ्रीका के मोरक्को में पैदा हुए इब्न बतूता। 21 साल की उम्र में उनको एक सपना आया कि एक परिंदा उन्हें अपने पंख पर बिठाकर पूर्व की ओर ले जा रहा है। बचपन से ही घूमने के शौकीन इब्न बतूता को यह अपने खुदा का पैगाम लगा। बस फिर क्या था, 21 साल की उम्र में साल 1325 में उन्होंने मोरक्को से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इस्लाम को मानने वाले बतूता ने सबसे पहले हज यात्रा शुरू की, यानी मोरक्को से मक्का का सफर। इसके बाद इब्न बतूता लगातार सफर करते ही रहे। उसने अपने दौर में लगभग पूरी दुनिया देखी। नाव, घोड़े, ऊंट, गधे, पालकी और पैदल चलकर उन्होंने एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों को देखा। जब वो ट्रैवल कर रहे थे तब कोई डिटेल्ड और एक्यूरेट मैप नहीं होते थे, ढंग के ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते थे। फाइनेंस की दिक्कत जो थी उसे तो आप भूल ही जाओ उस टाइम पर। अपनी जिंदगी के 30 साल उन्होंने सड़क पर ही बिता दिए, जिसमें वो 40 से भी ज्यादा देश घूमे थे। इस सफर में इब्न बतूता की आंखों के सामने दुनिया के सबसे अमीर शासक मोहम्मद बिन तुगलक का भव्य दरबार भी आया और चीन का भयानक अकाल भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इस अनोखी यात्रा को उन्होंने एक किताब की शक्ल दी जिसे रिहला के नाम से जाना गया। इसीलिए उनकी यात्रा 14वीं सदी के इतिहास को बहुत करीब से बताती है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इब्न बतूता ने भारत के सबसे सनकी बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम किया था। इन्होंने तुगलक और भारत के बारे में काफी कुछ बताया भी है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इब्न बतूता ने भारत और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या अच्छी और क्या बुरी बातें बताई है। इब्न बतूता की नजर में कैसा था मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम और क्यों उन्हें तुगलक के दरबार से जान बचाकर भागना पड़ा था। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब अपने पहले सफर में वो मोरक्को से मक्का गए थे तो वहां पहुंचने में उनको 16 महीने लगे। रास्ते में रुकने और खाने पीने के अच्छे इंतजाम भी कम ही होते थे। इब्न बतूता इन सब बातों को जानते हुए भी सफर पर निकल गए। उन्होंने ये जर्नी अकेले शुरू की थी, लेकिन फिर वो कई अलग अलग काफिलों के साथ हो लिए। इसके पीछे एक बड़ी वजह डकैतों का डर भी था। इस तरह से इब्न बतूता ने कई अलग अलग काफिलों के साथ अपना सफर पूरा किया। जब वो मक्का पहुंचे तो इब्न बतूता को ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस ने बहुत फैसिनेट किया। इसीलिए उन्होंने हज के बाद घर जाने की बजाय 3 और साल घूमने फिरने में बिता दिए। उन्होंने अब्बासी खलीफाओं के पुराने गढ़ बगदाद का दौरा किया। ईरान में उनकी मुलाकात आखिरी मंगोल गवर्नर अबू सईद से हुई। ईरान में उन्होंने इस्फहान और शिराज शहरों का दौरा किया। इन शहरों की संस्कृति और साहित्यिक जीवन ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है कि वो सफर अकेले करते थे, लेकिन जहां रुकते थे वहां अकेले नहीं रुकते थे। कहने का मतलब है कि इब्न बतूता ने अपने सफर में कई शादियां की। उन्होंने जो पहली शादी की उससे उन्हें 10 बच्चे थे। आगे भी जहां जहां वो रुके उन्होंने शादी करना जारी रखा।
मक्का से आगे बढ़कर बतूता ने कैस्पियन सी को पार किया और इस तरह वो पहुंच जाते हैं मध्य एशिया। फिर मध्य एशिया से होते हुए वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़े, जहां अफगानिस्तान को पार करके हिंदू कुश पर्वत के रास्ते वो पहुंचे हिंदुस्तान की जमीन पर। लेकिन वो हिंदुस्तान पहुंच पाते उससे पहले ही हिंदुस्तान के एक अजूबे ने उन्हें हैरान कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि इब्न बतूता के भारत पहुंचने से पहले ही सिंध के सरदार ये जान गए थे कि इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर भारत घूमने के लिए आ रहा है। अब उन्हें इस बात का पता कैसे चला? तो एक यूनिक डाक प्रणाली थी जिसमें हर 4 मील पर एक घोड़ा कुरियर और हर मील पर एक पैदल कुरियर तैनात रहता था। कुरियर को एक बक्सा दिया जाता था जिसे लेकर वो 1 मील तक दौड़ता था, फिर अगले कुरियर को सौंप देता था। इस दौरान वो अपने साथ एक डंडा लिए होता जिसके एंड में घुंघरू बंधे होते थे। जैसे ही हरकारा दूसरी चौकी पर पहुंचने वाला होता था, वहां मौजूद हरकारे को घुंघरू की आवाज सुनाई देती। वो समझ जाता कि कोई संदेश आ रहा है। इसके बाद दूसरा हरकारा तुरंत चिट्ठी लेकर आगे रवाना होता। यही क्रम जारी रहता और संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्पीड में पहुंच जाता था। इब्न बतूता के लिए यह बहुत हैरानी भरा काम था, क्योंकि उनके हिसाब से इस मेथड का इस्तेमाल करके घोड़े से भी ज्यादा स्पीड से संदेश पहुंचाया जा सकता था। खैर, सिंध के इलाके से होते हुए भारत की कई नई नई चीजों को देखकर वो दिल्ली पहुंचते हैं साल 1334 में। इस टाइम तक खिलजियों की सत्ता खत्म हो चुकी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली की गद्दी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी। आज तुगलक का नाम सुनकर आपके मन में इमेज आएगी एक ऐसे सुल्तान की जिसने जो भी डिसीजन लिए वो फेल होते चले गए। फिर चाहे वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना हो, फिर चाहे तांबे और पीतल के सिक्के जारी करना हो, वगैरह वगैरह। कई इतिहासकारों ने तुगलक को पागल और सनकी सुल्तान भी कहा है। इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शंस को सुनेंगे तो इस बात पर आपका यकीन और पक्का हो जाएगा। इब्न बतूता लिखते हैं, सम्राट की जिंदगी में 2 चीजें बिना नागा हर रोज होती हैं। हर रोज किसी ना किसी भिखारी को वो अमीर बना देता है, ये सोचे बिना कि अमुक व्यक्ति इसके लायक भी है या नहीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट रोज एक न एक आदमी को मृत्यु दंड भी जरूर देता है। सम्राट की इच्छा ही यहाँ पर न्याय है। अगर कोई निर्दोष होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत मिलती है। इसलिए लोग अपराध कबूल कर लेते हैं ताकि सीधी मौत मिले। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट सबके लिए एक जैसा है। एक बार उसने अपने ही किए पर खुद को 21 छड़ियों से मार खाने की सजा दे दी थी। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी का पद सौंपा। उन्हें दिल्ली में 12,000 दिनार की सैलरी मिलती थी। काजी का पद अपने आप में काफी बड़ा पद होता था। बतूता यहाँ अय्याशी से अपनी जिंदगी काट सकते थे, लेकिन फिर भी इब्न बतूता को दिल्ली में बहुत डर लगता था। वो हमेशा ही दिल्ली से भागने की फिराक में लगे रहते थे। बतूता लिखते हैं कि दिल्ली के दरबार में खूनी खेल चलता रहता था। ऐसे ही एक साजिश का वो शिकार भी हो गए थे जब तुगलक उन्हें फांसी पर लटकाने की सोच चुका था। असल में दिल्ली में इब्न बतूता की दोस्ती एक सूफी संत से हुई। ये संत बादशाह को कोई खास तवज्जो देता नहीं था। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दरबार में बुलाया तो संत ने आने से मना कर दिया। अब तुगलक का रिकॉर्ड आपको भी पता है, बिल्कुल साफ था। इधर गुस्ताखी हुई, उधर उसने सीधे संत का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन इतने पर ही अगर वो रुक जाता तो सनकी होने की बात सही कैसे साबित होती। इसलिए उसने संत के सारे नातेदार, रिश्तेदार और दोस्तों की लिस्ट बनवाई। यानी अब सबको सजा मिलनी थी। इस लिस्ट में बतूता भी फंसे और तुगलक ने उसको नजरबंद कर दिया। इब्न बतूता की हालत उस बकरे की तरह हो गई थी जिसे हर हाल में किसी भी वक्त हलाल होना था। लेकिन साल 1341 में बतूता को बचने का एक चांस मिल गया। जब चाइना के राजा ने अपना एक दूत दिल्ली भेजा तो इब्न बतूता ने तुगलक को सलाह दी कि उसे भी अपना एक दूत चाइना भेजना चाहिए। यह सुनकर तुगलक तैयार हो गया। उसने बहुत सारे तोहफे देकर बतूता को चीन के लिए रवाना कर दिया। दिल्ली से निकलकर बतूता ने चीन की यात्रा शुरू की और राहत की सांस ली। लेकिन यहां इनकी हालत और खराब हो गई। जो पैसे तुगलक ने दिए थे वो सब रास्ते में मिले डाकुओं ने लूट लिए। जैसे तैसे जान बचाकर इब्न बतूता ने आगे की यात्रा शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे कहा था कि वो यात्रा पूरी करके जल्दी ही वापस लौट आए, लेकिन तुगलक की दौलत और तोहफे सब लुट चुके थे। इसलिए इब्न बतूता ने फैसला किया कि वो पीछे न लौटकर आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से करीब 30 सालों तक बतूता ने कई देशों की यात्राएं की, कई देश घूमे, करीब 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा इस दौरान की। साल 1353 में वो फाइनली अपने घर मोरक्को वापस लौटे।
इस टाइम तक इब्न बतूता कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि एक महान ट्रैवलर बन चुके थे। अपने जीवन काल में उन्होंने उस दौर के सभी वो देश देख लिए थे जहां इस्लामिक शासन था या बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। जब वो मोरक्को पहुंचे तो सुल्तान को किस्से सुनाने शुरू किए। फिर मोरक्को के बादशाह ने इब्न जुजै नाम के दरबारी लेखक के हाथों बतूता के यात्रा वृत्तांत को लिखकर एक किताब की शक्ल दी, जिसे रिहला कहा गया। फिर अपने आखिरी दिन तंजियार में बिताने के बाद साल 1368 में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। इब्न बतूता ने अपनी किताब में भारत और दुनिया के बारे में कई बातें बताई जो उस समय आम लोगों के लिए, जो अपने देश से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके लिए अनोखी थी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि तुगलक के शाही दरबार में समोसे बड़े चाव से खाए जाते थे। इसके अलावा आम लोगों में उड़द की दाल और आम के अचार का प्रचलन था। अजीब बात यह है कि बतूता आम से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने लिखा, आम एक बड़े डैमस्क प्रून के आकार का होता है, जो जब हरा होता है और पूरी तरह से पका नहीं होता तो जो गिर जाते हैं उन्हें वो नमक लगाकर सेफ रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ नींबू को सेफ रखा जाता है। इसी तरह वे अदरक को भी सुरक्षित रखते हैं जब वो हरा होता है, साथ ही काली मिर्च की फली को भी सुरक्षित रखते हैं और इसे वो अपने भोजन के साथ खाते हैं। पेड़ों और फलों का उनका डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है, जिसमें कटहल के प्रति उनकी जो तारीफ है वो भी शामिल है। इसे उन्होंने हिंदुस्तान के सभी फलों में सबसे प्यारा कहा है। इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शंस में भारत की औरतों की हालत का भी जिक्र मिलता है। बतूता बताते हैं कि युद्ध की हारी हुई महिलाएं दरबार में गुलाम के रूप में रखी जाती थी। कोई स्त्री पसंद आ गई तो साम्रांत वर्ग के लोग उनसे शादी कर लेते थे। बाकी स्त्रियों से मजदूरी या वेश्यावृत्ति कराई जाती थी। इसके अलावा सती प्रथा का चलन भी आम था। बतूता के लेखन में जोगियों की भी चर्चा है, जो सड़कों पर जादू के करतब दिखाते थे। ये जोगी भी इब्न बतूता के लिए किसी हैरानी से कम नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अलावा उन्होंने दक्कन में भी 3 महीने गुजारे। इस दौरान उन्होंने दक्कन के हरे भरे एनवायरमेंट और लकड़ी के बने घरों का जिक्र तारीफ भरे लहजे में किया। इब्न बतूता के वर्णन सुनकर लगता है कि उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने अपने मेमोयर में भारत, चाइना और दुनिया के दूसरे देशों से यात्रा करने के बारे में काफी कुछ बताया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे घुमक्कड़ की जिसे रास्ते में लूटा गया, कई बार उसकी जान पर बनाई, लेकिन फिर भी उसने घुमक्कड़ी का अपना धर्म नहीं छोड़ा। और ये कहानी थी इब्न बतूता की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।